अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कोयटा की। वज़ीर आज़म ने सानिया मर्ज के शोधा के लवाहिकीन से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। उनका कहना था कि सानिया मर्ज मुल्क में इंतशार फैलाने वाली कड़ी का हिस्सा था। जिम्मेदारों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाई कर रहे हैं। मुझ समेत सारा पाकिस्तान हज़ारा वालों की तकलीफ से वाकिफ था। हुकूमत, कौम और फोर्सेज उनके साथ खड़ी हैं। मुल्क में फितना फैलाने वाले अनासिर के पीछे जाएंगे। तो ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। मैंने आपकी सारी हज़ारा कम्युनिटी को मैसेज भिजवानी थी कि हम पूरी तरह यानी मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जो जिन्होंने ये किया है। और मैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। तो अब ये 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हम अब देख रहे हैं, इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तला शबली फराज ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज कोयटा के दौरे पर हैं और वहाँ पर सानिया मर्ज के शोधा के लवाहिकीन से भी मुलाकात की और उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उसकी भी वजाहत दी है। मजीद उन्होंने गेम प्लान के हवाले से भी कहा है, सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से भी क्या कहा है। मजीद आप इस पर क्या कहना चाहेंगे आज के उनके इस दौरे के हवाले से? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो दिलखराश वाक़या हुआ था, इस पे पूरी कौम बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत रंजीदा थे। उनका वहाँ पे जाना इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपने लोगों के साथ जो कि एक सानहे से गुजरे हैं, उनके साथ उन्होंने अपना इज़हार हमदर्दी भी किया, वहाँ पे दुआ भी मांगी और उनको ये भी बताया कि जो चैलेंजेस हमारे मुल्क को दरपेश हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, जो कि जिसमें कि कई गैर मुल्की अनासर भी शामिल हो सकते हैं, वो उनको हमारी आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर किस तरह से हम उनके पीछे जाएंगे और ताकि इस किस्म के वाक़यात जो है तो न हो सकें। हमें इसमें काफ़ी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काफ़ी कामयाबी हुई है। हमारी आर्म फोर्सेस ने जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया है 2020 जो है वो निस्बतन और सालों से बहुत पुरअमन साल था और हमारी कोशिश यही होगी कि हम उन लोगों के पीछे जाएं जो कि इस मुल्क में बेयकीनी, मायूसी और खौफ फैलाना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा एक अहम उनका दौरा था, जिससे कि उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को ये यकीन दहानी लगाई कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह उनकी जो भी उनकी डिमांड्स हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं, उसको इंशाल्लाह हुकूमत पूरा करेगी और उनके साथ खड़ी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हमने भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात की और वहाँ पर ख़वातीन भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी, तो हज़ारा कम्युनिटी जो थी उसका क्या रिएक्शन था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिले? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के जाने पर जाहिर है कि वो एक मकबूल शख्सियत हैं और उन्होंने हर दिल में अपना घर किया हुआ है। तो हज़ारा ख़वातीन और फैमिलीज़, उन्होंने माजी को कभी जिक्र किया कि पहले क्या होता था और उस पर वो काफ़ी मुतमईन भी थी और उनको काफ़ी उनकी दिलजोई भी हुई। जी ठीक है। अच्छा सर, मज़ीद सिक्योरिटी प्लान के हवाले से बात की जा रही है और वहाँ पर जो लोग कम्युनिटी के मौजूद थे उन्होंने भी सिक्योरिटी के ऊपर पूरा जोर देने के लिए कहा है। तो मज़ीद क्या प्लानिंग है, अब आगे किस तरीके से इस सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना है? देखिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन जिस कामयाबी से पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में से निकला है, वो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इतने कम अरसे में इस दहशतगर्दी से के खिलाफ कामयाबियां हासिल की हों। आप चाहे ज़रब देख लें, आप राय रास्त देख लें और इस किस्म के जितने भी हमारे ऑपरेशंस हुए हैं उसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और हमने
काफी हद तक इस पे काबू पा लिया है। अब जो काम काफी हद तक दहशतगर्दी पर काबू पाया गया है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने हज़ारा ख़वातीन से मुलाकात की, उन्हें तसल्ली दी, मुतासरीन के शिकवे सुने और दूर करने की यकीन दहानी भी कराई है। एक ही भाई था, वाहिद कफील था हमारा। 6 बहनें, उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप है और हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला। वो चले गए। आपका पूरा देखेंगे, ध्यान शरीक होते ना, तो आप इस वक्त लाखों लोगों के दिल में आपको पहले दिन इंटीरियर मिनिस्टर भेजा, फेडरल मिनिस्टर भेजे, वो सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए था। सर ये बात ये है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ पहला वाक़या नहीं है, बहुत से वाक़यात हुए, इसलिए इससे पहले भी बहुत से वज़रा आए गए, सिर्फ यकीन दहानी करके चले गए कि आज के बाद नहीं होगा। इसलिए हमारा वाहिद सहारा आप थे। 1 साल पूरा हमने जो भी कोशिश की आपको प्रोटेक्ट किया और इंशाल्लाह फिक्र ना करें। पहली दफा ये हुआ है कि किसी हुकूमतों ने तहरीरी तौर पर लिख के दिया। हमने इसलिए कहा है कि हम आपको लिख के देंगे कि जो आपकी अब हमने आपसे वादे किए हैं इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे और इसके लिए कई वादे पूरे कर भी दिए जो उसने कर भी दिए। अच्छा, ये भी इस बार आप देखेंगे, आप मुख्तलिफ देखेंगे। वज़ीर आज़म ने ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया, इमरान खान ने शुहदा के लवाहिकीन को वजाहत दे दी है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा आगा रज़ा कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने यह लफ्ज़ PDM के लिए इस्तेमाल किया था। मच सानहे के शुहदा वज़ीर आज़म की वजाहत से मुतमईन हैं। एक जुमले के हवाले से कि ब्लैकमेलिंग, उस पर बाकायदा अपना हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, आपको ये बात आपने कैसे कही। तो फिर उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी कि ये बात उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए कही थी, किसी और के लिए जो कि स्टेज पे आए थे और हमारे स्टेज को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। यानी मैं खुल के बताऊं कि PDM के जो लीडर्स आए थे उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए ये कहा है, आप लोगों के लिए। अगर मैं कहता होता तो आपके दरमियान अभी मौजूद ना होता। और इसी पर बात करते हैं, समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीबुल्लाह, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले मुतमईन हैं वजाहत से? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचे। उन्होंने मुख्तलिफ अमूर से मुतल्लिक जो है वो एक इजलास में शिरकत की, जिसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस किया गया और हज़ारा कम्यूनिटी की टारगेट किलिंग से मुतल्लिक भी उस पर बात हुई। आला सतह इजलास था जिसकी सदारत भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने की, जिसके बाद वो सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी के, जहाँ पर वो मच साने में जो झांबा कानकुन थे उनके लवाकिन से मिले। यहाँ पर अहम बात ये हुई है कि लवाकिन की जानिब से एहतजाज किया गया। उन्होंने इस बात पर एहतजाज किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ क्यों कर इस्तेमाल किया, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को वजाहत देना पड़ी। वजाहत के दौरान उनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये कहना था कि मैंने ब्लैक मेलिंग का जो लफ्ज़ है वो किसी भी सूरत जो है वो ना ही झांबाक होने वाले कारकुनों के लवाकिन के लिए इस्तेमाल किया और ना ही धरने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ धरने का जो स्टेज इस्तेमाल करने वाली जो PDM है उनके लिए ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिस पर जो लवाकिन है उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोयटा आमद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस दौरान उन्होंने जो लवाकिन की जानिब से और हज़ारा कम्यूनिटी की जानिब से जो कहा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि उनकी टारगेट किलिंग का जो सिलसिला जारी है और दीगर उमूर भी उनके साथ डिस्कस किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो लवाकिन को ये इत्मीनान दिलाया कि आइंदा जो है इस तरह के वाक़यात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुल्लाह। सानिया मच के मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तस्फीन कोयटा के हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में हुई। वफाकी वज़ीर अली जैदी, जुल्फ़िकार बकारी और कासिम सूरी समेत लोगों की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल शिरकत नहीं कर सके। सानिया मच के मकतूलीन का जनाजा, ख़वातीन ने मैयतों को रुख़सत किया। माहौल सोगवार था।
नमाज जनाजा हुई। अल्लामा राजा अब्बास नासिर और दीगर अकाबरीन मौके पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, मावन खुसूसी जुल्फी बुखारी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो भी जनाजे में शरीक हुए। लवाहिकीन और हज़ारा कम्युनिटी के लोगों की बहुत बड़ी तादाद जनाजे में मौजूद थी। पूरे पाकिस्तान में जितने हमारे साथ बेहसियत एक पाकिस्तानी भाइयों ने इज़हार हमदर्दी किया, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस दौरान लोगों ने कब्रों की खुदाई की। जनाजे सफर आखिरत पर रवाना हुए। हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में मैयतों की तदफीन हुई। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने सानह मॉडल टाउन को साजिश करार दे दिया है। कहते हैं कि वाक़े का ताल्लुक़ लंदन प्लान की कामयाबी से था, जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब शुरू होने के बाद दम तोड़ गया। सवाल उठाया कि सानह मॉडल टाउन ना होता तो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी वापस क्यों आते। मॉडल टाउन वाक़े के पीछे वही हाथ थे जो लॉन्ग मार्च के पीछे थे। उस लंदन प्लान की कामयाबी से था जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब शुरू होने के बाद दम तोड़ गया था। अगर सानह मॉडल टाउन ना होता तो ताहिरुल क़ादरी साहब वापस क्यों आते। वो तो अपनी वापसी का प्रोग्राम मनसूख कर चुके थे जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब जून के अंदर शुरू हुआ था। सानह मॉडल टाउन के पीछे वही हाथ थे जो लॉन्ग मार्च के पीछे हाथ थे, और लॉन्ग मार्च और सानह मॉडल टाउन का आपस में बहुत राब्ता है। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान एहसन इकबाल पर बरस पड़े। कहा कि लीगी रहनुमा दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। अवामी तहरीक के धरने के बाद ही सानह मॉडल टाउन की FIR काटी गई। नारोवाल के असलतून चौधरी एहसन इकबाल साहब की मत मरी हुई है। मैं इनसे पूछूंगा कि जब सानह मॉडल टाउन हुआ था तो जिस वक्त बेगम सत्तर अमान साहिबा रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मच के जनाब हज़ारा बरादरी के जो मुजाहिरीन थे और धरने के शरका थे, वो उधर के वो मुतालबा कर रही थी वज़ीर आज़म से, तो क्या इनके वालिद मोहतरम उस वक्त वज़ीर आज़म थे और इनके वज़ीर आला जो शहबाज शरीफ साहब थे, क्या ये दोनों गए? जब तक इन्होंने जनाब धरना नहीं दिया जनाब आपकी अवामी तहरीक ने, उस वक्त तक तो आपने FIR नहीं काटी थी। FIR भी कटी है सुप्रीम कोर्ट की इंटरव्यू की वजह से, और आपकी आंखों में इतने जनाब आंसुओं के कतरे आ रहे थे, तो आप इनकी FIR काटते ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बुग़्ज़ है एक और नून लीग का पाकिस्तान के रियासती अदारों के खिलाफ। ये हर जगह पे वो बुग़्ज़ निकालते हैं। कराची के इलाके साइट एरिया में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। 8 अफराद झुलस गए जो अस्पताल में है। तीसरे दर्जे की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की बड़ी टीम जद्दोजहद करती रही। सुबह तकरीबन 9 बजे का वक्त साइट एरिया हारूनाबाद में वाक़े केमिकल फैक्ट्री में अचानक चिंगारी भड़की, जिसने चंद लम्हों में इतनी शिद्दत इख्तियार की कि सियाह धुएं के बादल आसमान से बातें कर रहे थे। जंग की सफाई के लिए केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में तेजी से आग फैली, मुलाजमीन भी फंस गए। ये 8:30 पौने 9 का टाइम था तो एक धमाका हुआ। हम लोग बाहर गए तो जख्मी थे कुछ लोग, उनको बाहर दिया, अपने कपड़े दिए, उनको अस्पताल में पहुँचाया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया। झुलसने वाले 8 अफराद अस्पताल में जेरे इलाज हैं। माली नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसका तखमीन अंदाज़ा भी आग बुझाने के बाद लगाया जाएगा। तकरीबन इस ऑपरेशन पे 12 गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं, इसमें रेस्क्यू और स्नाइकर भी शामिल है। 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद का कहना था कि महकमा फायर ब्रिगेड को जल्द मजीद सामान मिल जाएगा। ये फैक्ट्री अभी फंक्शनल नहीं थी और ये बन रही थी और जिसमें कोई केमिकल रखा हुआ था, और ये भी बताया गया है कि गालबन ये पेस्टिसाइड था जिसमें ये आग लगी है। कंपनी मालकान के मुताबिक नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। कैमरामैन इमरान शाहिद और एम कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में फायर फाइटर्स ने अपनी जानें दांव पर लगाकर मजदूरों को बचा लिया। फैक्ट्री में आग लगने पर 2 मजदूर छत पर फंस गए थे, जिन्हें स्नॉर्कल की मदद से नीचे उतारा गया। मौत के मुंह से निकलना किसे कहते हैं, आज ये मनाजिर भी देख लीजिए।
ये वही दो खुशनसीब हैं जिन्हें भड़कते शोलों से बचाकर निकाला गया। रेस्क्यू वर्कर्स इस नाकल की मदद से फैक्ट्री के उस हिस्से में पहुंचे जहां मुलाजमीन बचाव बचाव के लिए चीख रहे थे। केमिकल की फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग ने शिद्दत पकड़ी तो हर तरफ से धुएं के बादल छा गए, मगर रेस्क्यू वर्कर्स ने हिम्मत न हारी। फैक्ट्री मुलाजमीन की जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जानें दांव पर लगा दी। रेंजर्स के जवान भी इमदादी कामों में हाथ बटाते रहे और अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर आग में फंसे शहरियों की जान बचाने वाले फायर ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र अहमद फायर ऑफिसर, बिलालुद्दीन फायर फाइटर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मलिक नसीर अहमद स्नॉर्कल ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके जज्बे को सलाम पेश करते हैं कि आप इतने मुश्किल हालात में काम करते हैं। ज़फ़र साहब, आप पहले ये बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है कि जब एक इंसान आग में फंसा हुआ होता है, आग को भी बुझाना है और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कीमती इंसानी जान को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, तो आपका काम किस कदर मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा है कि फायर ब्रिगेड ने आज भी रिस्पॉन्ड किया है। जी जी। और सुबह 9:25 पे यह आग लगी थी। पहली गाड़ी साइड फायर स्टेशन के यहाँ पे रवाना हुई, सेकंड गाड़ी लियारी फायर स्टेशन की गई है। फिर पहुँचते 9:30 पे 3 नंबर, यानी कि जो फायर ब्रिगेड की हमारी लैंग्वेज में 3 नंबर आग होती, तीसरे दर्जे की आग इसको करार दे दिया। फिर चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद साहब और स्टेशन ऑफिसर वहाद अहमद साहब का फ़ोन पे रब्ता हुआ कि फौरी तौर पे वहाँ पे स्नॉर्कर की ज़रूरत है, लोग छत पे फंसे हुए। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जायसा पे रिस्पॉन्ड किया। तकरीबन 25 से 20 मिनट में वहाँ पे हम पहुँच के इनको रेस्क्यू किया। और जैसे कि आपने पूछा है कि लोगों की जान बचाना और आग पे पहुंच के काम करना, तो ये हमारा एक कुदरत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जज्बा दिया हुआ है। हमारी कोशिश होती है सबसे पहले वहाँ पे पहुंच के लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। लोगों की जानें तो पहले बचानी होती है, सेकंड पे लोगों के जो माल है उनको बचाना होता है। तो यही जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने तरजीहात देते हैं इन काम पे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिलालुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, फायर फाइटर हैं। बिलालुद्दीन, किस तरह की सिचुएशन होती है जब आपको अपने आप को भी बचाना होता है और जहन में ये होता है कि इस बिल्डिंग में या इस फ्लोर के ऊपर कितने लोग होंगे और जल्द अज जल्द इंस्टेंट रिएक्शन करना है, तो उस वक्त किस तरीके से आप लोग एक्ट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वहाँ हम पहुँचे तो देखा 2 मजदूर ऊपर फंसे हुए थे, तो हमने फ़ौरन स्नॉर्कल लगा के फ़ौरन कार्रवाई करी और उनको सेव करा। और धुआं भी बहुत ज़्यादा था, उधर हीटअप भी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी मुश्किलात का सामना हुआ, मगर अल्लाह की मदद से हमने उनको सेव कर लिया। ठीक है, अच्छा बिल्कुल आप जिस तरीके से कह रहे हैं ऑब्वियसली अल्लाह की मदद से आपने उनको सेव किया, लेकिन मज़ीद बताइए कि आप लोगों के अपने क्या इंटेंशंस होते हैं कि हमने क्विक रिस्पांस देना है, वहाँ पर कितने लोग मौजूद होंगे, आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है ये काम? ये बिल्कुल मुश्किल होता है। वहाँ पर पहुँच के तो हम इस चीज़ को पहले अपने आप को सेव करते हैं, फिर कोशिश करते हैं जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालें, फिर जो लोगों का माल जल रहा है उसको सेव करें या बुझाएं, वो जो फैक्ट्री में आग लगी हुई होती है। जी अच्छा, मलिक नसीर अहमद भी हैं जो स्नॉर्कल ड्राइवर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मलिक साहब ये बताइएगा कि आज जिस तरह से आग लगी हुई थी और 2 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो छत पर मौजूद थे, उनको स्नॉर्कल के ज़रिए नीचे उतारा गया, तो आज का काम यकीनन आप तो इस तरह के मुताद्दिद दफ़ा आपने लोगों को रेस्क्यू भी किया होगा, लेकिन आज कितना मुश्किल काम था ये ज़रा हमारे देखने वालों को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये कोशिश होती है कि शार्ट से शार्ट रास्ता इस्तेमाल करूं और जल्द से जल्द टाइम में वहां पहुंचूं। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब कि आपकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे, लेकिन उस वक्त आपके ऊपर क्या प्रेशर होता है जब आपको कॉल आती है कि आपको किसी एरिया में पहुँचना है और वहाँ पर जाकर लोगों को सेव करना है, और जब ये ट्रैफिक जैम होता है तो उस सूरत में आप क्या करते हैं? देखें, कोशिश तो फायर ब्रिगेड की होती है कि मतलब जैसे ही हमारा रिस्पॉन्डिंग टाइम 2 मिनट का होता है, जैसे कॉलर कोई इमरजेंसी नंबर पे 16 पे कॉल देता है और आग की तलब देती है, तो वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो 1 मिनट का टाइम होता है, उसका एड्रेस, नियरेस्ट फेमस लोकेशन और उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ये फॉर्मेलिटी होती है। इस दौरान हमारे पास जो रिस्पॉन्डिंग स्टेशन छोड़ने की जो टाइमिंग है 2 मिनट है। हमारी कोशिश होती है कि 2 मिनट में हम स्टेशन से आउट हो जाते हैं। अब बाद में ये होता है कि जो ट्रैफिक का रश एरिया में फिर जो जिस तरीके से, अच्छा हमारे पास ये चीज़ों अवेयर करने की ज़रूरत है कि कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, कोई सायरन बज रहा है, मतलब उसको आप रास्ता दे दें। ऐसा बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि मतलब ऐसा होता नहीं है।
अच्छा, जब हादसे पे पहुंचते हैं तो लोगों को यही शिकवा होता है कि मतलब कि फायर ब्रिगेड देर में पहुंची। जफर अहमद साहब की बात आपने बहुत गौर तलब बात की है कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो हमारे लोगों के अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी है, एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, तो उसको रास्ता दे दिया जाए, वरना कितने लोगों की जानें जो है वो स्टेक के ऊपर लगी होती हैं। अच्छा, बिलालुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलालुद्दीन साहब, जिस तरह आप कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो जब आप ये काम सर अंजाम दे देते हैं और लोगों को बचा लेते हैं, उस वक्त आपके क्या जज्बात होते हैं? उसके बाद बहुत अच्छा, जब लोगों को सेव कर लेते हैं, उनकी जान बचा लेते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत खुशी होती है। और आज भी ऐसे ही होया, जब लोगों को सेव करने के लिए हमने देखा 2 मजदूर पर फंसे में बहुत ज़्यादा धुआं है और हीटअप इतनी है, हम अपने आप को खुद फेस मास्क होता है, हमको धुएं से बचने के लिए हम वो भी नहीं लगा के गए। मतलब उनके बाद एक जज्बा था, इनको फ़ौरन बचाना है, इनको निकालना है वहाँ से। जी बिल्कुल, यकीनन। और आप एक शख्स की भी अगर किसी की जान बचा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तमाम तर इंसानियत की जान बचा। आप लोग तो रोज़ ही ये काम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस समय के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आग बुझाने वाला महकमा खुद बुझ रहा है। मुल्क के सबसे बड़े शहर में आए रोज कहीं ना कहीं आग लगती है, लेकिन काबू पाने वाले बेसरो सामान हैं। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। सर पर हेलमेट, ना ही हाथों में दस्ताने, कभी पेट्रोल खत्म तो कभी गाड़ी खराब। ये हाल है 3 करोड़ वाले शहर के फायर डिपार्टमेंट का। बैनुल अक़वामी म्यार के मुताबिक 1 करोड़ आबादी के लिए एक फायर स्टेशन और हर स्टेशन पर 4 फायर टेंडर्स होनी चाहिए। यानी 300 फायर स्टेशन और 1200 फायर टेंडर्स की जरूरत के बावजूद सिर्फ 14 स्टेशन फाल हैं, जबकि हर स्टेशन पर 4 गाड़ियां भी पूरी नहीं। बेसरो सामानी के आलम में महकमा फायर ब्रिगेड को 2020 में आतिशज़दगी के 2000 वाक़यात का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा सदर में आग लगने के 225 वाक़यात हुए। 199 वाक़यात पर सिरागोड स्टेशन ने काबू पाया। नाज़िमाबाद में 196, जबकि साइट एरिया में आग लगने के 186 वाक़यात हुए। आतिशज़दगी के 5 वाक़यात को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया, जिनमें 4 साइट एरिया में लगी। इंडस्ट्रियल एरिया में जो फायर स्टेशन है उसमें सिर्फ एक फायर टेंडर है और उसकी भी पोजीशन ये है कि उसकी जो बॉडी है वो पूरी लीक होती रहती है। अगर आज पूरे दिन में कोई आग नहीं लगेगी ना, तब भी उनको 3 दफ़ा उसको पानी रिफिल करना पड़ता है। शहर में कहीं बड़ी आग लग जाए तो केएमसी के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि आग बुझाने वाली गाड़ियां ही नहीं। हमारे पास स्नार्कल है, वो 8 से 9 मंजिल तक जा सकती है, जो सबसे बड़ी स्नार्कल है। हमें इससे बड़ी स्नार्कल की ज़रूरत है। बुलंदो 12 इमारतों के जंगल में आकर कहीं खौफनाक आग लग गई तो बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। एक तरफ तो कराची में दहशतगर्दी का खतरा है, तो दूसरी जानिब केएमसी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन दाखिल हो रहा है, अमले को कुछ पता ही नहीं है। इस पर मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज, जो कुछ देर पहले इसी इमारत के बाहर मौजूद थे। जी मोहम्मद अली, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कराची में दहशतगर्दी का खतरा है। किसी भी सरकारी इमारत को जो है निशाना बनाया जा सकता है। इस हवाले से नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा ने जो है होम सेक्रेटरी को ख़त भी लिखा है। लेकिन अहम बात यह है कि शहर में अहम तरीन इमारत है बल्दिया उज़्मा कराची का हेड ऑफिस, जिसको केएमसी ओल्ड बिल्डिंग कहा जाता है। इसमें जो है कैमरे जो लगे हैं सीसीटीवी कैमरे, वो तमाम कैमरे जो है वो ख़राब हैं। 2 गेट हैं केएमसी में, मेन बिल्डिंग में जो जहाँ से दाखिल होते हैं, जहाँ से बाहर आते हैं, उसके ऊपर जो कैमरे लगे हैं वो भी काम नहीं कर रहे, जबकि बिल्डिंग के चारों तरफ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो भी ख़राब हैं। गुज़श्ता बारिशें हुई थी, उसके बाद से अब तक जो है ये कैमरे ख़राब हैं। केएमसी इंतज़ामिया इसको सही नहीं करवा सकी है, जिसके साथ जो सेक्रेटरी हुकाम है केएमसी बिल्डिंग के, वो भी परेशान है। उनका ये कहना है कि हमने कई बार जो है एडमिनिस्ट्रेटर को जो है ख़त लिखा है, लेकिन उसके बावजूद कैमरे जो है वो सही नहीं करवाए जा रहे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इंतजामात हैं उसमें जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ बाहर बैठकर फौज में बगावत कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फौज पर इतना दबाव बढ़ाएं कि वो हुकूमत गिरा दें। ये बात उन्होंने कुछ रोज़ कबल यूट्यूबर्स से मुलाकात में कही। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, ये तो बहुत बड़ा बयान है, बड़ा अहम बयान है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से क्या कहा गया है इस बारे में? अब्बास शब्बीर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की यूट्यूबर्स के साथ गुफ्तगू, इसी पर बात करते हैं। अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, बड़ा अहम बयान दिया है वज़ीर-ए-आज़म ने, क्या कहना था, मज़ीद बताइएगा। अब्बास सुन सकते हैं आप हमें? समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की यूट्यूबर्स के साथ गुफ्तगू, नवाज शरीफ बाहर बैठकर फ़ौज में बगावत कराना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया, ये चाहते हैं कि फ़ौज पर इतना दबाव बढ़ाएं कि वो हुकूमत गिरा दें। इनको एक ही खौफ है कि हुकूमत 5 साल पूरे कर गई तो इनका खेल ख़त्म हो जाएगा। जमहूरी दौर में पहली मरतबा इदारों को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। पहले हमेशा मार्शल लॉ में फ़ौजी क़यादत पर तनकीद होती थी। इदारों पर हमले करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। और पंजाब में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी सियासत ज़्यादा थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, अहम मुलाकात थी यूट्यूबर्स के साथ और बहुत अहम गुफ्तगू की वज़ीर-ए-आज़म ने। देखिए, बड़ी अहम गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से की गई है। 3 दिन पहले ये मुलाकात हुई है उसमें, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ बाहर बैठकर फौज में बगावत करवाना चाहते हैं। जमहूरी दौर में पहली मरतबा इदारों को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। पहले हमेशा मार्शल लॉ में फौजी क़यादत पर तनकीद होती थी। यकीन रखें कि फौज मुखालिफ बयानात देने वाले तमाम लोगों का इलाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि इदारों पर हमला करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। ये चाहते हैं कि फौज पर इतना दबाव बढ़ाएं कि वो हुकूमत गिरा दे, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने शरीफ खानदान और जरदारी फैमिली को टूट बटूट करार दिया है इस मुलाकात में, और उन्होंने कहा है कि ये समझते हैं कि मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे। उनको एक ही खौफ है कि हुकूमत 5 साल पूरे कर गई तो इनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पंजाब पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ा ऐलान किया है इस मुलाकात में कि पंजाब में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी सियासत ज़्यादा थी। नवाज शरीफ ने हज़ारों मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया। नया इदारा बनाना इतना आसान नहीं है, पहले इदारे को ठीक करना मुश्किल होता है। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पुलिस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक होने में वक्त मिलेगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुलाकात में नवाज शरीफ के लिए वाज़ेह पैगाम दिया है और उन लोगों को ये पैगाम दिया है जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी सूरत वो उनको नहीं छोड़ेंगे, उन लोगों को जो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। और नवाज शरीफ बाहर बैठकर फौज में बगावत करवाना चाहते हैं, ऐसा माजी में कभी भी नहीं हुआ। ये जमहूरी दौर में पहली मरतबा इस तरह हो रहा है कि इदारों को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास। तो जनाब, व्हाट्सएप नई पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करें या फिर खैर बात कह दें, मुफ्त व्हाट्सएप बहुत इस्तेमाल कर लिया। अब अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों ने अपने फ़ोन नंबर और तस्वीर जैसी ज़ाती मालूमात फेसबुक के हवाले ना की तो अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अगर शहरी 8 फरवरी तक शराइत नहीं मानते तो अकाउंट से हाथ धो बैठेंगे। साथ ही उन पर यह दबाव भी डाला गया है कि अब उन्हें अपना फ़ोन नंबर, फ़ोन डायरेक्टरी, पता और बहुत कुछ फेसबुक के हवाले करना होगा। 7 साल पहले फेसबुक ने व्हाट्सएप कंपनी $19 अरब में खरीदी थी। जाहिर है अब वही होगा जो फेसबुक चाहेगा। आपका सिर्फ फ़ोन और पता ही नहीं, आईपी एड्रेस, फ़ोन का मॉडल, बैटरी लेवल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ग्रुप की तफसीलात और प्रोफाइल पिक्चर भी फेसबुक की नज़रों में होगी। हाँ, यूरोप में रहने वालों के साथ व्हाट्सएप ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ उनकी एक ना चलेगी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर सोशल मीडिया में भरपूर बहस जारी है। तो व्हाट्सएप सार्फिन होशियार हो जाएं, अगर आपने व्हाट्सएप की शराइत ना मानी तो आपका अकाउंट डिलीट भी हो सकता है। ये कैसे होगा, बता रही हैं तफसील शाहीन शहजादी। अरे क्या व्हाट्सएप के फीचर बदल गए? आपने नए कवायद पढ़े हैं क्या? नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप सार्फिन का डाटा ना सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि इसे फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा। यानी आपका नाम, फ़ोन नंबर, फ़ोन की मालूमात, मोबाइल मॉडल और कंपनी, इंटरनेट कनेक्शन, बैटरी लेवल, व्हाट्सएप पे किए जाने वाला कोई भी माली लेन देन, मुस्तकिल में व्हाट्सएप के इस्तेमाल के लिए आपको इन तमाम शराइत को मानना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, जिसका इत्तलाक
8 फरवरी 2021 से होगा। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि आपकी वो मालूमात भी शेयर की जा सकती हैं जिसकी रजामंदी आपने राजदारी के कानून के तहत दी थी, यानी मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर्स, स्टेटस अपडेट्स और व्हाट्सएप कब और कितनी देर इस्तेमाल किया गया। ये शराइत 8 करोड़ पाकिस्तानी व्हाट्सएप सार्फिन को तो मानना पड़ेगी, मगर इनका इत्तलाक यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक में नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन शहजादी, आप हमें आगाह कर रही थी। और नई पॉलिसियाँ कबूल नहीं हैं। मार्क ज़करबर्ग ऐसा करेंगे तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल ही छोड़ देंगे। पाकिस्तानी सारिफीन ने सोशल मीडिया कंपनी को बता दिया है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी मैं नहीं मानता, सोशल मीडिया इसी से भरा पड़ा है। ट्विटर पर एक सारिफ ने लिखा, तुम्हारी नई पॉलिसी मेरी प्राइवेसी के खिलाफ है, इसीलिए गुड बाय व्हाट्सएप। लिखा, अरबों लोग अपने मोबाइल से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर रहे हैं। एक सारिफ ने दिलचस्प तस्वीर पोस्ट करके व्हाट्सएप पॉलिसी का मजाक उड़ाया, जिसमें दरमियान में ग्रिल पर ताला लगा है मगर दोनों तरफ दीवारें ही नहीं हैं। एक और सारिफ ने मजाक बनाया कि शुरुआत में व्हाट्सएप ने जाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ का कहा था, मगर अब व्हाट्सएप इंतजामिया कहती होगी। कैसा लगा मेरा मजाक? तो किसी ने व्हाट्सएप की प्रोफाइल ही यही लगा दी कि व्हाट्सएप भैया अब आप महफूज नहीं। एक और सारिफ ने परेशान बच्चे की तस्वीर शेयर करके उसे अपनी हालत से तशबीह दी। लिखा, ये मैं हूँ जिसने पढ़े बगैर व्हाट्सएप की पॉलिसी से एग्री कर लिया। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त वज़ीर इत्तलात शिबली फराज खिताब कर रहे हैं। कर सकें इस एकेडमी की जो सोच थी वो ख्वाजा नज़रुल हसन साहब को मैंने यही कहा कि इसको आपने शुरू करना है, इसको आपने चलाना है। और इसकी बिकॉज इस किस्म के कामों में दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होती है सबसे पहले कमिटमेंट, जो कि ख्वाजा नज़रुल हसन में कूट कूट कर भरी हुई है, और दूसरी ये है कि डायरेक्शन और विजन। अब ये दोनों चीज़ें अगर मिल जाएं तो मेरा ख्याल है कोई भी ऑब्जेक्टिव आप हासिल कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि हमारे मुल्क में चाहे वो स्पोर्ट्स हो या और कोई फील्ड हो, आर्ट, ये मीडिया, इसमें कोई ऑर्गेनाइज किस्म की फॉर्मल किस्म की ट्रेनिंग मिलने के बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं। कुछ शहरों में, शायद कराची बड़ा शहर है, वहाँ पे शायद आपके पास ऐसे इदारे हों, लेकिन ये भी हमने देखा है कि वो इदारे भी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई ऐसे प्रोडक्ट्स वो नहीं पेश कर सके। कोई अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी जो एकेडमीज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से जो लोग निकले हैं वो कहाँ पे प्लेस्ड हैं, बिकॉज असल सक्सेस तो यही है कि जो आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज इस वक्त रेडियो पाकिस्तान की तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। एक बार फिर व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आ रही है उसके तहत अब व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पर बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट असद बेग साहब, उनसे बात करते हैं। असद बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक नई पॉलिसी आ रही है, फेसबुक व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आने के बाद पाकिस्तानियों की कितनी तादाद आप समझते हैं कम हो जाएगी, और जो एंड यूज़र्स हैं पाकिस्तानी, उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, पाकिस्तानियों की तादाद कम हो सकती है कि नहीं, उसके बारे में तो मैं आपको अभी फौरी तौर पे इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद उनको प्राइवेसी की इम्प्लिकेशंस का इतना पता नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत ये कोशिश कर रहा हूं कि इस हफ्ते अपना तमाम बैकअप लेके व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दूं। उसकी वजह यह है कि व्हाट्सएप और फेसबुक, क्योंकि फेसबुक की ही एक जो है वो सब्सिडरी है व्हाट्सएप, और फेसबुक है पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की। फेसबुक जिस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ में रही है पिछले कुछ सालों में डेटा से रिलेटेड, और जितना हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि उनका जो प्राइवेसी पे और राइट्स पे कितना फोकस है या नहीं है फॉर दैट मैटर, उसके बाद ये सारी चीज़ें होना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऑन द प्राइवेसी पॉलिसी, और वो एतमाद जो कि इंटरनेशनल कंपनीज़ पे या कॉर्पोरेशंस पे होना चाहिए जिसकी बेसिस पे हम वो यूज़ करते हैं। सो मेरा तो सबको यही मशवरा होगा कि अगर फेसबुक की यही पॉलिसी रहती है तो हमें व्हाट्सएप फौरी तौर पर अनइंस्टॉल कर देनी चाहिए और कोई और प्लेटफॉर्म देखना चाहिए जहाँ पर हम कम्युनिकेट कर सकें। अच्छा असद, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूजर्स के डेटा के तहफ़्फ़ुज़ का कोई कानून है, कोई लेजिस्लेशन की गई इस हवाले से? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि पाकिस्तान में डेटा प्रोटेक्शन जो है वो कहाँ तक, किस लेवल पे। अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डेटा प्रोटेक्शन का कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन
GDPR जो कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने लिए बनाया है, 27 यूरोपियन कंट्रीज़ ने। मज़े की बात आप ये देखें कि व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है, वो ये जो पॉलिसी अभी नई आई है, वहाँ पे वो 27 मुल्कों के लिए फ़र्क है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए फ़र्क है। वो इसलिए फ़र्क है क्योंकि उन 27 ममालिक में GDPR है, और वो ममालिक जो हैं वो अच्छे तरीके से फ़ाइन भी करते हैं फेसबुक जैसे इदारों को, अगर वो उनकी जो है वो अपनी लिमिट से जो है बाहर जाते हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये हमें देखना पड़ेगा कि मुल्क मिलके डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो हैं वो फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट करें, ताकि इस किस्म की जो कंपनीज़ हैं, जो कि अब बाकायदा मुल्कों से बड़ी हो गई हैं, फेसबुक और ये बाकी इदारे जो हैं ये गवर्नमेंट से भी बड़े हो गए। और अभी आपने देखा कि फेसबुक ने और ट्विटर ने, जो अमेरिकी सदर हैं ट्रंप, उनको उनका फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया, बिकॉज ये सारे बिजनेस वाले इदारे हैं, इनका एक मकसद है प्रॉफिट कमाना। तो जब ये प्रॉफिट कमाते हैं तो फिर ये बाकी किसी चीज़ को ऑब्वियसली ख्याल नहीं करेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायनेमिक है जो कि हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया एक्सपर्ट असद बेग समा से गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब, व्हाट्सएप नहीं तो फिर क्या, लोगों ने व्हाट्सएप का मुतबादिल कौन कौन सी ऐप तलाश की हैं, रिपोर्ट में देख लीजिए। चलो चलो सिग्नल और टेलीग्राम इंस्टॉल करो। जब व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों का दिल खट्टा हुआ तो ट्विटर पर इसे ना सिर्फ टॉप ट्रेंड बनाया, बल्कि सिग्नल और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के लिए एक के बाद एक पोस्ट लगाया। ऐप्स का डेटा इकट्ठा करने वाली वेबसाइट सेंसर टावर के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों में सिग्नल ऐप इंस्टॉल करने वालों की तादाद 5 लाख हो चुकी है, जबकि लाखों लोगों ने टेलीग्राम इंस्टॉल कर ली है। ऐसे में कुछ लोग ट्विटर पर खुशी खुशी बता रहे हैं उनका तो सिग्नल और टेलीग्राम पर पहले से अकाउंट मौजूद है। बूंदे और चेन नहीं चलेंगे, ज्यादा तैयार होकर यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है। हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा ने तालबात के जीन्स टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी है। तलबा भी फैंसी दाढ़ी नहीं रख सकेंगे, एलामिया जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे राम यूसुफ जई से। राम, यूनिवर्सिटी में अब एक्सेसरीज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये हजारा यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक काउंसिल के इजलास के बाद ये एलामिया जारी किया है, जिसमें तलबा के लिए भी और तालिबात के लिए भी ये अब लाजमी करार दिया गया है कि वो फैंसी ड्रेस और इसके अलावा महंगे मेकअप और भारी भरकम जो हैंड बैग होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि तलबा की टाइट जीन्स और इसके अलावा पोनी टेल्स और जो फैंसी दाढ़ी है उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक हजारा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट है, तो किसी को ये किसी के जहन में ये ना हो कि यहाँ पे अमीर और गरीब स्टूडेंट का फर्क खत्म करने के लिए उन्होंने ये इकदाम उठाए हैं। ताहम तलबा और तालिबात के साथ साथ यहाँ पे फैकल्टी के लिए भी ये लाजमी करार दिया गया है कि वो क्लास के दौरान जो ब्लैक कलर का जो गाउन है वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करेगा। जी ठीक है, राम यूसुफ से अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि बूंदे और चेन अब नहीं चलेंगे और ज्यादा तैयार होकर यूनिवर्सिटी आने की भी कोई जरूरत नहीं है। हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा ने तालबात के जीन्स टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी है। तलबा भी फैंसी दाढ़ी नहीं रख सकेंगे, इस हवाले से एलामिया जारी कर दिया गया है। एक्सेसरीज पर पाबंदी लगा दी गई है। इयररिंग्स और चेन अब यूनिवर्सिटी में नहीं चलेंगी और ज्यादा तैयार होकर यूनिवर्सिटी आने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे में तर्जुमान हजारा यूनिवर्सिटी का कहना है कि लिबास से मुताल्लिक़ हुक्मनामा डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए किया गया है। हैं जो बिल्कुल सिंपल आती हैं, जो उनके घरेलू हालात होते हैं उसके मुताबिक। बाज़ बच्चियां जो हैं वो ज़रा सा अगर माशाल्लाह उनके हालात उस तरह हो तो वो वैसा फिर गेटअप करके आती हैं जो कि उसमें मुनासिब नहीं लगता था, ताकि यूनिवर्सिटी का एक माहौल है ना, ताकि उस माहौल में सारे बच्चे एडजस्ट हो जाएं और अच्छी तरह मतलब एक यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्मिटी आ जाए। मतलब ऐसा से आप रेस्ट्रिक्शन नहीं कह सकते, वो एक हमारी सिफारिशात हैं जो कि नोटिफिकेशन जिसको हमने नोटिफाई किया कि मतलब ये आपने ड्रेस पहन के आना है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।